जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अक्सर आर्टिकल्स और नियमों की एक मोटी सी किताब जहन में आती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक फिलॉसफी है। तो चलिए आज सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि इसके क्यों को समझते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का असली तर्क क्या था। आइए जानते हैं। और जब भी संविधान की बात होती है, एक सवाल या कहीं एक इल्जाम बार बार सामने आता है। वो ये कि क्या हमारा संविधान सिर्फ एक कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है, एक उधार का थैला है। ये बात हम सब ने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। तो चलिए आज इसी सबसे बड़ी आलोचना की पड़ताल करते हैं। क्या वाकई ये एक कॉपी पेस्ट जॉब था या फिर कहानी कुछ और ही है। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, जो लोग ये आलोचना करते हैं वो अपनी बात रखने के लिए कुछ उदाहरण भी देते हैं और पहली नज़र में वो सही भी लगते हैं। देखिए, कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से ले लिया, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार सीधे सीधे यूएसए से उठा लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से आ गए और इमरजेंसी के प्रावधान जर्मनी से। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है और ये देखकर वाकई लग सकता है कि भाई सब कुछ तो बाहर से ही आया है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमारे संविधान निर्माताओं का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अच्छे विचारों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। कितनी गहरी बात है ना? सोचिए जरा, अगर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज इंग्लैंड में की तो क्या भारत में सेब नीचे नहीं गिरेंगे? या अगर हाथ सर्जरी की तकनीक पश्चिम में बनी तो क्या हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा आइडिया, अच्छा विचार कहीं से भी आए, उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं का अप्रोच क्या था? उन्होंने आंखें बंद करके नकल नहीं की। ऐसा नहीं था कि किसी देश का संविधान खोला, एक पैरा पसंद आया और उसे हूबहू छाप दिया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो किया वो था सिलेक्टिव एडेप्टेशन, यानी दुनिया भर के सिस्टम्स को स्टडी किया, देखा कि कहाँ क्या चीज़ कामयाब हुई, कहाँ फेल हुई, कहाँ क्या कमियां रह गईं, और फिर उन सब सीखों को लेकर भारत की मिट्टी, भारत के माहौल के हिसाब से चीज़ों को ढाला। और इसी अप्रोच के लिए एक बहुत ही ज़रूरी शब्द है जिसे याद रखना चाहिए, सेलेक्टिव बोरोइंग। इसका मतलब सिर्फ उधार लेना नहीं है। इसका मतलब है अलग अलग जगहों से सबसे अच्छी, सबसे उपयुक्त चीज़ों को चुनना और फिर उन्हें अपने देश की सामाजिक और राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से बदलना, मॉडिफाई करना। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्राफ्टिंग है। तो ये तो हुई उधार लेने की बात। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी पहलू पर, कि कोई भी संविधान अपने समाज से कटकर नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों की कहानी कहनी होती है। एक पल के लिए उस दौर के भारत के बारे में सोचिए। आज़ादी अभी अभी मिली है। समाज कैसा है? एक तरह से अर्ध सामंती, सेमी फ्यूडल। साक्षरता यानी लिटरेसी रेट्स बहुत ही कम है। जमींदारी प्रथा का बोलबाला है और आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी बहुत सीमित है। ऐसे मुश्किल हालात में एक देश का संविधान बनाना था। और देखिए, ऐसे माहौल में हमारे निर्माताओं ने कितना बड़ा, कितना साहसिक फैसला लिया। उन्होंने लागू किया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार पहले दिन से। कोई शर्त नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, अमीर है या गरीब। उनका मानना था कि लोकतंत्र समाज के तैयार होने का इंतजार नहीं कर सकता, बल्कि लोकतंत्र ही समाज को तैयार करेगा, उसे ऊपर उठाएगा। और इस सोच को जवाहरलाल नेहरू के शब्दों से बेहतर कौन बयां कर सकता है? लोकतंत्र को हर दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। मतलब ये सिर्फ कुछ खास लोगों की जागीर नहीं, बल्कि हर एक भारतीय का हक है। अच्छा, अब बात करते हैं संविधान की एक और बहुत ही शानदार खूबी की। इसे ऐसा नहीं बनाया गया कि बस एक बार लिख दिया और पत्थर की लकीर हो गया। नहीं, इसे एक जिंदा, सांस लेते हुए डॉक्यूमेंट की तरह डिजाइन किया गया। एक ऐसा ढांचा जो वक्त के साथ खुद को बदल सके, विकसित हो सके। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का संतुलन साधा गया है। एक तरफ संविधान को रिजिड यानी कठोर बनाया गया। क्यों? ताकि जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, जो कोर वैल्यूज हैं, उन्हें कोई भी सरकार अपनी मर्जी से आसानी से ना बदल दे। लेकिन दूसरी तरफ इसे फ्लेक्सिबल यानी लचीला भी रखा गया, ताकि आने वाले समय में जब समाज बदले, नई जरूरतें पैदा हों, तो ये संविधान उन जरूरतों को पूरा कर सके। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव होता कैसे है? ये कठोरता और लचीलेपन का खेल चलता कैसे है? इसका जवाब छिपा है अमेंडमेंट प्रोसेस में, यानी संशोधन की प्रक्रिया में। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो संविधान को बदलने के 3 तरीके हैं। पहला और सबसे आसान है सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत। जैसे जब कोई नया राज्य बनाना हो, तेलंगाना बना, तो ये इसी तरीके से हुआ।
फिर आता है दूसरा और ज्यादातर मामलों में इस्तेमाल होने वाला तरीका, स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। साथ ही ये कुल सदस्यों के 50% से ज्यादा होना चाहिए। मौलिक अधिकारों में बदलाव इसी से होता है। और तीसरा, सबसे मुश्किल और सबसे मजबूत तरीका, ये फेडरल मामलों के लिए है। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी। हाँ, और यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है, एक तरह का ट्रैप है ये। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पहले तरीके वाले बदलाव हैं, यानी सिंपल मेजॉरिटी वाले, जैसे नए राज्य बनाना, उन्हें टेक्निकली आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। ये एक बालिक सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और गहरा सवाल सोचते हैं। ये बात शायद बहुत लोगों के मन में आई होगी कि जब आम बिल पर मतभेद होता है तो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग हो जाती है, लेकिन संविधान संशोधन बिल के लिए ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं है? इसका जवाब हमारे संविधान के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में है। सोचिए, अगर जॉइंट सिटिंग होती तो क्या होता? लोकसभा में ज्यादा सदस्य हैं तो वो आसानी से अपने नंबर के बल पर कोई भी बड़ा बदलाव पास करवा लेती। तो जॉइंट सिटिंग का न होना ये हमारे संविधान की उसी कठोरता का एक हिस्सा है। ये एक सेफ्टी वॉल्व है जो इसे जल्दबाजी में ये एक तरफा तरीके से बदलने से रोकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। संविधान सिर्फ संसद में पास हुए बिल से ही नहीं बदलता। इसके विकास की कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है, हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। देखिए इसका सफर कितना दिलचस्प रहा है। शुरू में अदालतों ने इसका मतलब निकाला कि बस आपका शारीरिक अस्तित्व बना रहे, कोई आपको मार न दे। लेकिन फिर आया मेनका गांधी का ऐतिहासिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है गरिमा के साथ जीना। और ये एक दरवाजा था जो खुल गया। इसके बाद तो एक के बाद एक फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, सब कुछ इसी में जुड़ता चला गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का अल्टीमेट इंटरप्रेटर यानी अंतिम व्याख्याकार है। वो अपनी व्याख्याओं से ये सुनिश्चित करता है कि संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। तो एक तरह से देखें तो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक लगातार डायलॉग या संवाद चलता रहता है। पार्लियामेंट कोई बड़ा बदलाव लाती है, जैसे 42वां संशोधन, या 73वें-74वें संशोधन से पंचायतों को ताकत देती है, या फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 130वां संशोधन करती है। और फिर जुडिशरी उस पर अपना नजरिया रखती है, उसकी व्याख्या करती है, उसे सही ठहराती है, या फिर कभी-कभी उसे रद्द भी कर देती है। और ये बातचीत ही इस डॉक्यूमेंट को जिंदा रखती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो हमारे संविधान को इतना असाधारण बनाती हैं? पहली कि ये उधार जरूर लिया गया है, लेकिन सबसे बेहतर चीजों को और उन्हें भारतीय बनाकर, ये नकल नहीं है। दूसरी, ये पूरी तरह से भारतीय समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तीसरी, ये एक जिंदा बदलने वाला डॉक्यूमेंट है। और चौथी, इसमें कठोरता और लचीलेपन का एक मास्टरफुल बैलेंस है। और आखिर में इसे सिर्फ संसद के संशोधन ही नहीं बल्कि अदालतों की व्याख्याएं भी आकार देती हैं। तो अंत में हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि भारतीय संविधान कोई स्थिर बेजान कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला एक जीवित, विकसित होने वाला ढांचा है। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, ये एक राष्ट्र के सफर की वो कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।